हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 22 फरवरी 2021। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल और आइडिया पेज से। फर्स्ट आर्टिकल इज़ द कॉस्ट ऑफ न्यूज़। ये आर्टिकल बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमने इस आर्टिकल को, इस मैटर को बहुत बार डिस्कस कर लिया है कि ऑस्ट्रेलिया में जो ये इंटरमीडियरीज़ हैं या फिर कह सकते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या टेक्निकल जाइंट कंपनीज हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए अभी बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है वहाँ के लोअर हाउस में। आज अपर हाउस में, आज मंडे हो गया है तो आज फिर अपर हाउस में भी इंट्रोड्यूस होगा, डिबेट होगा, डिस्कशन होगा। और गूगल ने तो देखो अपनी तरफ से एग्रीमेंट्स भी साइन करने शुरू कर दिए हैं, राइट। तो ऑलरेडी ये, और फेसबुक अपनी तरफ से एक कह सकते हैं ना कड़ा कदम उठाया है कि अभी जो ऑस्ट्रेलियन यूजर्स हैं उनको न्यूज़ जो है वो शेयर करने का कोई मौका नहीं देगा फेसबुक अपने खुद के प्लेटफॉर्म पे। तो ये डिस्कशन हम बहुत बार कर चुके हैं, तो आज बिल्कुल नहीं उठाएंगे इस टॉपिक को। फर्स्ट इज फ्रीडम टू लव। ये वाला आर्टिकल है जिसमें विक्रम पटेल जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है कि जो हमारे यहाँ पर ऑर्थोडॉक्सी चलती आ रही है, जो हमारे सोशल ट्रैप्स हैं, किस तरीके से हमारे सोसाइटी में अभी भी इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन मैरिजेस को या फिर लव अफेयर्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो आर्टिकल में हम जानेंगे कि क्या तो अभी तक कानून लाए जा चुके हैं, किस तरीके से इनका हरेसमेंट होता है, जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं, जो भी कपल्स होते हैं उनका, और इसका रिजल्ट क्या निकलता है, सुसाइडल अटेम्प्ट। और यही चीज़ यहाँ पे डिस्कस की गई है। देखेंगे इस आर्टिकल को, पेपर 1 से आप इसको कोरिलेट कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा आगे हम देखें कीप वॉचफुल आई। चाइना और इंडिया ने अभी जो डिसएंगेजमेंट शुरू किया है ईस्टर्न लद्दाख वाले रीजन में, उसी के ऊपर ये आर्टिकल है, देखेंगे इस आर्टिकल को। इसके अलावा ये वाला आर्टिकल बिल्कुल काम का नहीं है, हम इस आर्टिकल को बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। प्रिया रमानी केस, जिसमें एमजे अकबर ने जो डिफेमेशन केस रजिस्टर करवाया था और अभी प्रिया रमानी को दिल्ली के कोर्ट ने बिल्कुल फ्री कर दिया है। बोले कि वुमेन डिग्निटी से बढ़कर किसी की रेपुटेशन नहीं हो सकती, ठीक है ना। वुमेन की जो खुद की पर्सनल या उसके साथ में कोई वर्क प्लेस पे कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट हो तो वो, तो राइटर अपने खुद के एक्सपीरियंसेस बता रही हैं, तो डिस्कस हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि मैटर आपको पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। आगे देखें, आइडिया पेज पे हमारे लिए आर्टिकल है अ ईयर ऑफ कॉशियस ऑप्टिमिज्म, कि जो ग्रोथ रजिस्टर करने की एक्सपेक्टेशन है कि 2021 में ग्रोथ रजिस्टर होगी, तो उसमें जो राइटर हैं मदन सबनवीस, वो अपनी तरफ से कुछ सावधानी पूर्वक चलने के लिए भी कुछ क्वेश्चंस भी बता रहे हैं कि किस तरीके से हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है, हमें थोड़ा रियलिस्टिक भी होने की ज़रूरत है। क्या कमियां हैं, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं जिन पर गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है। एक रिवीजन हो जाएगा क्योंकि बहुत दिनों से हमने इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल डिस्कस नहीं किया, तो देखेंगे इस आर्टिकल को। इस तरफ द ट्रुथ इज़ आउट हेयर, भीमा कोरेगांव जो केस है उस केस को पूरा डिटेल में बताया गया है, बट इस आर्टिकल में हम सिर्फ देखेंगे कि भीमा कोरेगांव इंसिडेंट था क्या, बस। बाकी चीज़ें जो हैं आप खुद से देखोगे क्योंकि इसमें एकदम माइन्यूट ग्राउंड डिटेल बताई हुई है जो हमारे काम, किसी भी काम में नहीं आने वाली है, ठीक है। और बाकी आइडिया पेज पे नीचे वाला आर्टिकल शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस कोविड-19 वैक्सीन को लेकर के ये आर्टिकल है, बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। एक बार आप देखना चाहो तो देख लेना। अब देखते हैं एक एक आर्टिकल को डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है कीप अ वॉचफुल आई। इंडिया और चाइना के बीच में जो डिसएंगेजमेंट हुआ उसको लेकर के आर्टिकल है। देखो, एक स्मूथ कंप्लीशन हुआ है फर्स्ट डिसएंगेजमेंट का नॉर्थ और साउथ बैंक ऑफ द पेंगोंग लेक, जो कि ईस्टर्न लद्दाख में है। इंडियन और चाइनीज़ ट्रूप्स जो हैं वो एक लंबे डिस्कशन के बाद में पहले फर्स्ट फेज डिसएंगेजमेंट में सक्सेसफुल हुए कि हाँ चलो ठीक है, हम उसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे जिस स्टेज पे अब अप्रैल 2020 के पहले हुआ करते थे। ये डिसएंगेजमेंट आप देखोगे लगभग 9 दिन में कंप्लीट हो पाया और दोनों तरफ से एक एग्रीमेंट साइन हो पाया। पर हाँ, एक मॉनिटरिंग कंटिन्यू रही थी कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि चाइना की तरफ से हमें पता है, चाइना भी देखो डिस्ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है ना। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक दूसरे पे नज़रें भी गड़ा के रखी थी कहीं चीटिंग ना हो जाए, ठीक है। और पर एक चीज़ अच्छी रही कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं रहा जिसकी वजह से ही जो डिसएंगेजमेंट है वो कहीं ना कहीं टेंशन वाला हो सके। तो ये ठीक ठाक, मतलब स्मूथ रहा अल्टीमेटली। बट ये है कि एक बार तो आई बॉल टू आई बॉल पोजीशन आ गई थी जब आमने सामने दोनों मिलिट्रीज के सोल्जर्स आमने सामने खड़े थे और रेडी थे कि वो लड़ने के लिए कभी भी, मतलब एक सिग्नल की ज़रूरत है।
साथ में जब फर्स्ट डिसएंगेजमेंट की बात हुई थी जुलाई 2020 में, और उस टाइम पे गलवान वैली जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें इंडियन मिलिट्री के 20 जवान, और उधर अभी चाइना ने भी अपनी तरफ से एक्सेप्ट किया है कि 5 जवान हमारे भी मतलब उस क्लैश में ख़त्म हुए थे। तो वो जो चीज़ थी ना, वो कहीं ना कहीं एक चिंता का कारण भी थी कि कहीं फिर से चाइना डिसएंगेजमेंट का नाम लेकर के क्लैश ना कर दे। तो ऑल ओवर 10 राउंड हो चुके हैं मिलिट्री कमांडर्स के बातचीत करने के, और 10वां जो राउंड है वो भी शेड्यूल्ड है। हाँ, ये था कि फर्स्ट शेड्यूल मतलब चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट जो डिसएंगेजमेंट था उसके 48 घंटे के बाद में ये 10th राउंड की जो मीटिंग है वो होने वाली थी। दैट मीन्स 9 राउंड्स की मीटिंग का रिजल्ट क्या निकला? फर्स्ट डिसएंगेजमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं ध्यान में रखने की बात भी है कि अभी भी क्या है, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे देप्सांग रीजन में गोगरा और हॉट स्प्रिंग, ये रीजन है ना, देप्सांग, गोगरा और हॉट स्प्रिंग, ये 3 ऐसे रीजन है अभी भी वहाँ पर फ्रिक्शन चल रहा है। चाइनीज़ मिलिट्री और इंडियन मिलिट्री के आमने सामने दोनों खड़े हैं। तो वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनकी बातचीत में, इन पर भी बातचीत अब होनी चाहिए, ये जो बचे हुए फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं वहाँ पर। साथ में दोनों साइड के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत कुमार डोभाल जी हमारी तरफ से, और फॉरेन मिनिस्टर वेंग यी चाइना की तरफ से, वो भी अब जल्दी ही मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आ जाता है कि इंडिया ने जो अपना ऑक्यूपेशन है उसको छोड़ा, क्योंकि इंडिया ने क्या है, अगस्त में जैसे ही गलवान वैली जो ये क्लैश हुआ था ना ये जुलाई में, फिर अगस्त 29-28 को कैलाश माउंटेन हिल्स में हमारी मिलिट्री ने अपने आप को एडवांस कर लिया था। रेजिन और वो जो लाज थे उधर जो पासेस थे वहाँ पर इंडिया की कमांड अच्छी हो गई थी। तो यहाँ पर जो एडिटर है वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने क्यों कैलाश रेंज को छोड़ा, जबकि हम तो साउथ बैंक पे थे। क्योंकि नॉर्थ बैंक पे फिंगर 8 तक चाइनीज़ ट्रूप हो सकते थे और 8 से 4 के बीच में कोई नहीं आ सकता था, बट चाइनीज़ ट्रूप ने एग्रेशन दिखा करके फोर्थ जो फिंगर थी वहाँ तक आ गए थे। तो चाइना ने एग्रेशन दिखाया था, हम तो साउथ बैंक में है ना, साउथ बैंक में चाइना को क्या प्रॉब्लम है। तो बोला हमने हमारी जो स्ट्रेटेजिक कैप्चर थी कैलाश रेंज को वो क्यों छोड़ा, एक तो ये है। दूसरा, चाइना का जो विड्रॉवल था उसके एक्सचेंज में छोड़ा गया, क्योंकि चाइना ने तो अपनी तरफ से एग्रेशन दिखाया था तो चाइना ने छोड़ा ना, हमने क्यों छोड़ा। बट अभी रिसेंटली एक न्यूज़, इसी न्यूज़पेपर में हमने एक डिस्कस भी किया था कि वाई के जोशी लेफ्टिनेंट जनरल जिन्होंने कैलाश रेंज हाइट्स को ऑक्यूपाई कर रखा था, तो उन्होंने बोला था कि हम अगर कुछ भी अगर कैलाश रेंज में पकड़ के रखते हैं तो उस केस में हमें एडवांटेज इन परपेचुएटी नहीं मिलेगा। कहने का मतलब लॉन्ग टर्म में हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। तो इस वजह से दोनों पार्टीज़ ने, दोनों तरफ की मिलिट्रीज़ ने फाइनल किया कि स्टेटस को एंते, दैट मीन्स जो अप्रैल 2020 से पहले जो स्टेटस था हम उसको फिर से गेन कर लेंगे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम थी नहीं। तो राइटर यहाँ पे आगे भी सवाल उठाते हैं कि इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ जब ये नेगोशिएशंस चल रहे थे। देखो बचे हुए फ्रिक्शन पॉइंट्स है ना, वहाँ पर भी हमें अपना अगर बात मनवानी है तो जैसे यहाँ पे कैलाश रेंज में हमारी पकड़ थी तभी चाइना कहीं ना कहीं घुटने टेकने पे मजबूर हुआ, इसी तरीके से अभी भी हमें कोई ना कोई पॉइंट्स में अपने आप को थोड़ा सा कह सकते हैं ना अपर हैंड में लाने की ज़रूरत है। देखो चाइना ने अपना एग्रेशन दिखाया था पिछले अप्रैल में जो कि अनएक्सपेक्टेड था, और चाइनीज़ पीएलए ने अपनी तरफ से लगातार कोशिश की थी कि कैसे भी करके इंडियन टेरिटरी को कैप्चर किया जाए, और वो भी तब जब कोविड-19 क्राइसिस का सामना कर रहा था पूरा वर्ल्ड और पर्टिकुलरली इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन सेंस हमें क्या कहता है। और हाँ, एक चीज़ और कि लद्दाख की विंटर्स भी जा चुकी हैं, अब क्यों विड्रॉ वो कर रहे हैं, कहीं कोई उनका कोई और तरीके से, मतलब ये भी एक मिस्ट्री है कि हिडन स्टोरी है, हमें क्लियर नहीं पता कि चाइना विड्रॉ क्यों कर रहा है। क्योंकि लद्दाख में जब ठंड पड़ रही थी उस टाइम पर तो वो वहाँ पर अड़े रहे, डटे रहे, और अब वो पीछे जा रहे हैं। अब एक कॉमन सेंस यहाँ पे आता है। देखो इंडिया और चाइना जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने बायलैटरल रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं इस डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस के बेसिस पे, पर यही चीज़ है कि इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि जब ये पीपल लिबरेशन आर्मी, चाइनीज़ आर्मी जो है वो अगर किसी भी प्लेस को अबंडन कर रही है, छोड़ रही है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आप मतलब अपनी तरफ से बहुत बड़ा सवाल उठाती है कि इतना जल्दी वो छोड़ क्यों रहे हैं। और रही सही में उनका जो कदम उठाया गया था पिछले साल, वो तो हमारा एक दशक से भी ज़्यादा पुराना जो एग्रीमेंट था जिसको हम पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट बोल रहे हैं,
उस एग्रीमेंट को बिल्कुल अबॉलिश कर दिया, उसको छोड़ दिया, तो हम चाइना पे विश्वास नहीं कर सकते। दोनों पार्टीज को, दोनों मिलिट्रीज को ब्रिंक ऑफ वॉर, मतलब आमने सामने ला दिया, केवल और केवल एक ट्रिगर की जरूरत थी लड़ाई के लिए। तो हमें कहीं ना कहीं अपने खुद के जो गार्ड्स हैं उनको ख़त्म नहीं करने चाहिए। हमें सोच समझ करके और ट्रस्ट को अगर बनाना है तो दोनों पार्टीज़ को एंगेजमेंट फिर से शुरू करनी पड़ेगी, जैसा कि अभी हमने देखा अजीत कुमार डोभाल और वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर वेंग यी, ये कहीं ना कहीं एंगेज करेंगे, बातचीत करेंगे। तो हमें फिर भी कहीं ना कहीं कॉशियस रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है फ्रीडम टू लव। आर्टिकल लिखा है विक्रम पटेल ने। दो एनेक्डोट बता रहे हैं। एक तो पिछले मार्च में 29 साल के एक लड़का जिसका नाम था जी रामदोस और 20 साल की एक लड़की जिसका नाम था यू नंदिनी, दोनों वेल्लोर में एक ट्रेन के सामने कूद जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी, वो डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते थे और उनके पेरेंट्स ने उनकी शादी को एक्सेप्ट करने से, उनके प्यार को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। ऐसे ही मई की स्टोरी की बात है, जिसमें 24 साल का लड़का जिसका नाम राहुल और 22 साल की लड़की जिसका नाम रानी, और दोनों ने अपनी मतलब उन्होंने भी सुसाइड कमिट कर लिया। और उसकी वजह क्या थी, ये बेंगलुरु की स्टोरी है। इसकी वजह क्या थी कि उनके पेरेंट्स ने रिफ्यूज़ कर दिया उनकी शादी को एक्सेप्ट करने से, क्योंकि राहुल था हिंदू और रानी थी मुस्लिम। तो इस तरीके से ये 4 इंडियंस की जो हमने स्टोरी देखी, तो अगर इस स्टोरी को हम थोड़ा और एक्सपेंड करें तो लिस्ट इतनी लंबी चलती आ जाएगी कि जिसकी हद नहीं है, कि पता नहीं कितने लोग इंडिया में हर साल हर दिन सुसाइड कमिट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैनेस, जो ये हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम है। और ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे यहाँ पर शुरू से नहीं थी, ये बोल रहे हैं कि बोले पिछले 2000 सालों से ये देखने को मिल रही है कि हमारी सोसाइटी में जो डिवीज़न है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेव हो गया है। और आज इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, जो कम्युनिटीज़ या कास्ट के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये इवेंट्स घटित होते रहते हैं। आप देखोगे ये जो मैरिज को लेकर के, ये जो वर्चुअल एब्सेंस जब मैरिज की होती है कि हाँ शादी अभी नहीं हो रखी आपकी, तो कैसे आपकी लव को एक्सेप्ट किया जाए, तो इसकी वजह से जो एक जेनेटिक फुटप्रिंट हमारे यहाँ पर डाइवर्सली डेवलप होया हुआ था 2000 साल पहले, जब कोई कास्ट का सिस्टम नहीं हुआ होता था, ना कम्युनिटी का, और फिर बाद में फिर रिलीजन का भी धीरे धीरे आना शुरू हो गया। तो उसके पहले क्या था, मतलब मैरिज जो होती थी ना, उसमें कोई बैरियर्स नहीं हुआ करते थे। और रही सही में उन जेनेटिक बैरियर्स को आज तो ये कहते हैं कि बोले कि हमारे जेनेटिक ऑर्डर को हम प्योर रखना चाहते हैं, इसलिए इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिजेस को हम अलाउ नहीं करेंगे। तो ये जो चीज़ है ना, ये तो बहुत ही मुश्किलों का कारण बनती है। और इवन एक ये सिग्नेचर है इंडेलिबल नेचर का। इंडेलिबल का मतलब हो गया एक ऐसा अमिट साइन हो गया है कि जेनेटिक फुटप्रिंट को भी अब लोग अपने हिसाब से आगे चलाना चाहते हैं। आज बिलियन लोग हैं इंडिया में, 1.3 बिलियन से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे रिजाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके की मिक्सिंग को अगर हम रोकते रहेंगे तो फिर बाद में जो डाइवर्सिटी है उसको हम कैसे एसिमिलेट करेंगे, दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। देखो ह्यूमन सेटलमेंट की बात करें इस सॉइल पे, तो पहले इस यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर पिछले 2000 सालों में ये जो सिस्टम था ना, जिसमें कास्ट सिस्टम का अगर बात करें, लेटर वैदिक काल की जब बात की जाती है, तब से ये थोड़ा सा सॉलिडिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज तो बहुत ही ज़्यादा रिजिड हो गया है ये पूरा सिस्टम, जिसकी वजह से सोसाइटी जो है वो स्ट्रेटिफाइड हो गई है। दैट मीन्स लेवल्स डिसाइड हो गए अपर लोअर के बीच में। इवन ह्यूमन सिविलाइजेशन में ये पहली बार ऐसा हुआ था, जिसका आज तक भी असर दिखाई दे रहा है कि एक सोसाइटी साथ में रहने के बावजूद भी बहुत हद तक डिवाइडेड है। ठीक है, आज अगर कोई भी जो फॉरबिडन बाउंड्रीज है, फॉरबिडन मतलब मना की हुई जो सीमाएं हैं, तय सीमाएं हैं कास्ट और कम्युनिटी के नाम पे, उनको क्रॉस करके अगर अपनी शादी करना चाहे, कोई लव अफेयर चलाना चाहे, तो उन लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आप देखोगे कि हमारे यहाँ पर जो भी इस तरीके के कदम उठाता है उनको ऑस्ट्रासाइज कर दिया जाता है। दैट मीन्स उनको बहिष्कृत कर दिया जाता है समाज से। आज कास्ट ही नहीं, रिलीजन भी एक बैरियर के तौर पे बन चुका है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है आज के जो यूथ हैं, और इसकी वजह से वो डिस्पेयर्ड भी हैं, बहुत नाराज़ भी हैं, और एंगर भी है उनके मन में। आज 2000 साल पहले की बात करें तो जो फॉर्मिडेबल बर्डन है, जो आज भी हम नहीं मिटा पा रहे हैं, हमारे हिस्ट्री ने जो हमें दी है, उसका असर यंग लवर्स पर कहीं ना कहीं लगातार चलता जा रहा है। और उसी की वजह से आप देखोगे कहीं ना कहीं सोशल रिफॉर्म्स की डिमांड भी होती रहती है कि हमें इन बैरियर्स को अब हटा देनी चाहिए। बट वही है, एंशंट
प्रिमिटिव या फिर रूल बेस्ड जब सिस्टम आप अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये मुश्किलें चलती रहती है। चैलेंज तब आ जाता है जब रिसेंट टाइम में जो ड्रामेटिक सोशल चेंजेस की डिमांड की जाती है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा असर भी दिखाते हैं, जैसे कि अर्बनाइजेशन, एजुकेशन, इकोनॉमिक लिबरेशन, ट्रांसफॉर्म करना। ये तीनों ने मिलकर क्या किया है, जो लोगों की होप्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, जो आशाएं हैं अपने फ्यूचर को लेकर के, पर्टिकुलरली यूथ, उनकी जो आशाएं हैं उनको इन सारी चीज़ों ने, जो मॉडर्न सोशल चेंजेस आए हैं, इन्होंने बहुत हद तक चेंज किया है। बट जो फ्रीडम की डिमांड है कि वो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी सकें, उसको अभी भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो बात ठीक है कि अभी भी कहीं ना कहीं जो अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस शुरू हुआ है, मतलब जो बिना हमने सोचा भी नहीं था कि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया इतना ज़्यादा मतलब अपना रोल प्ले करेगा जितना कि आज प्ले कर रहा है दो इंडिविजुअल्स को मिलाने में, जैसे फेसबुक के थ्रू फ्रेंडशिप होती है, वो सारी चीज़ें। तो डिजिटल मीडिया का जो रोल है वो भी कहीं ना कहीं बीम की तरह काम ही कर रहा है ना, अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि एक प्रिवेसी में रह करके अपने खुद के रिलेशन को वो एक्सपेंड कर पा रहे हैं। आज देखो मूवीज़ का जो देखो सॉप ऑपेट्स हम देखते हैं, जो सीरियल आते हैं, टीवी सीरियल्स, इनमें हम देखते हैं कि किस तरीके से लव अफेयर में वो होते हैं, फिर बाद में वो शादी कर लेते हैं। तो राइटर यहाँ पे एक ही चीज़ कहना चाह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग के लिए लव को परस्यू करना, अपने प्यार के लिए आगे बढ़ना, वो उसकी एक फंडामेंटल नीड है, फंडामेंटल राइट है उसका, ठीक है। और अगर वो फॉरबिडन जो लिमिट्स हैं, जो बाउंड्रीज हैं, मना की हुई जो बाउंड्रीज हैं, जिनको क्रॉस करना अलाउ नहीं है, उनको क्रॉस करके अगर वो शादी कर भी लेते हैं या अपने रिलेशन को आगे एक्सपेंड भी करते हैं, तो माता पिता थोड़े बहुत दिन के लिए हो सकता है कि बहुत मुश्किलों का सामना करें या एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि वो ऑर्थोडॉक्सी के केज में फंसे हुए हैं, अभी भी पुरानी सोच के साथ में हैं। पर धीरे धीरे टाइम के साथ में वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। पर प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है कि कुछ एथनिक प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए सेल्फ अपॉइंटेड जो कस्टेडियंस हैं, जो खुद को कहते हैं कि हाँ भाई हम हमारे हिसाब से हमारी प्योरिटी को ख़त्म नहीं होने देंगे, मतलब सोशल खुद को एक वर्कर कह करके, और फिर बाद में इस तरीके के कदम उठाते, चाहे माँ बाप एक्सेप्ट कर रहे हैं बट उसके बावजूद भी सेल्फ अपॉइंटेड कस्टेडियंस होते हैं ना, ये एथनिक प्योरिटी को, मोरालिटी को मेंटेन करने वाले, बोले वो कहीं ना कहीं बोलना शुरू कर देते हैं, बोले कि हम नहीं एक्सेप्ट होने देंगे इस तरीके के रिलेशन को। और इसका लेटेस्ट जो एग्जाम्पल है वो लव जिहाद वाले जो कानून लाए गए थे, जिसको हम यहाँ पर लव जिहाद ना बोल करके अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहोगे एंटी कन्वर्जन लॉ। उस कानून का बेस तो क्या था कि अगर कोई भी इंडिविजुअल शादी करता है दूसरे रिलीजन के साथ, रिलीजियस लड़की के साथ में, और वो शादी के नाम पर उसका धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है, तो उसको सजा होगी, कड़ी से कड़ी सजा होगी, 7 साल की सजा, फाइन, वो सारे प्रोविजंस यूपी में, हिमाचल प्रदेश में, और जहाँ तक तीसरा स्टेट एमपी था आई गेस, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3-4 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये लव जिहाद को रोकने के लिए अपनी तरफ से कानून लेकर के भी आए थे। तो ये जो चीज़ है ना, रेशियल प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए जो सो कॉल्ड कस्टडियंस है वो अपनी तरफ से आ रहे हैं। बट यहाँ पर जो वुमेन की ऑटोनॉमी है, जो एक इंडिविजुअल अपना खुद का रिलेशन बनाना चाहता है, उसको आप रोक रहे हो, जो उसकी फ्रीडम टू लव है उसको आप डिनाई कर रहे हो, तो वो तो कहीं ना कहीं नाजी जर्मनी को हमें याद दिलाता है कि किस तरीके से हिटलर ने वहाँ पर आर्यंस को, जो ज्यूज थे, उनके साथ में शादी करने से रोक दिया था। ये कहा था कि हमें वाइट सुप्रीमेसी को मेंटेन रखना है, ज्यूज जो हैं वो इंफीरियर कम्युनिटी है। तो इस तरीके से ये तो बहुत मुश्किल का काम है, ये तो बहुत गलत चीज़ है अगर यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है नाजी जर्मनी से। दूसरा, राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिस तरीके से ब्लैक्स एंड वाइट्स के बीच में मैरिज होती थी, उस मैरिज को भी रोकने के लिए यूएस और साउथ अफ्रीका में जिस तरीके के कानून लाए गए थे वो तो 20th सेंचुरी के थे। तो वो कानून अभी तक अगर रहे तो कितना ज़्यादा हम डेमोक्रेसी को एक तरीके से डिक्लाइन होता हुआ देख सकते हैं। तो अभी 21st सेंचुरी में इंडिया में इस तरीके के कानून लाना वर्ल्ड में एक एग्जाम्पल ही है कि 21st सेंचुरी में भी एक इंटर कम्युनिटी मैरिज को रोकने के लिए कानून लाए जा रहे हैं। साथ में राइटर अपना खुद का एक्सपीरियंस बताते हैं कि मैं जिस तरीके से यूथ के मेंटल स्टेटस को समझता हूँ, उसमें मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, एक तो डिस्पेयर, कि वो नाराज़ हैं, मतलब अपने आप को डिसकनेक्टेड फील करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हैं सिस्टम के साथ में, क्योंकि उनकी जो फ्रीडम है अपनी खुद के रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने की, वहाँ पर कहीं ना कहीं उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उनकी स्वतंत्रता ख़त्म होती है। तो इसी तरीके से
जो फ्रेगमेंट है सोसाइटी में, मतलब सोसाइटी में जो डिवीज़न है वो लगातार बढ़ता चला जाता है, और फिर उसकी वजह से देखो वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, एंजाइटी में आते हैं और सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो एक रीज़न बहुत बड़ा पिछले कई दशकों से ये रहा है कि जो यंग लोग हैं वो सुसाइड इसलिए कमिट करते हैं क्योंकि वो डिस्पेयर्ड हैं और एंग्री हैं टुवर्ड्स सोसाइटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो आज इंडिया की अगर बात करें, लगभग जितने भी सुसाइड कमिटमेंट हो रहे हैं ना 2019 में, उनमें से 2/3 तो यंग पीपल हैं जो कि केवल और केवल इसी चीज़ को एंजाइटी में आकर के या फिर किसी भी डिस्ट्रेस में आकर के वो सुसाइड कमिट कर रहे हैं। लगभग 90,000 डेथ हैं जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 4% एक्स्ट्रा है। ये 2019 का डेटा है जिन्होंने सुसाइड कमिट किया है। तो ये जो चीज़ है ना ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेव है, और रही सही में आज तो चलो ये कहीं ना कहीं एक टेंशन का कारण भी है कि आजकल माँ बाप जो हैं वो बच्चे भी 2 पैदा करते हैं या 1 पैदा करते हैं, तो फिर उनके बच्चे अगर सुसाइड कमिट कर लेंगे तो उनके लिए भी कितना ज़्यादा स्ट्रेस का रीज़न बनेगा। तो क्यों ना एक सोशल रिफॉर्म को यहाँ पर एक तरीके से स्कोप दिया जाए, और हो भी रहा है, ऐसी बात भी नहीं है कि बिल्कुल रेडिकल, बट वही है कि अभी ये फिगर जो है ना सुसाइडल अटेम्प्ट्स का या सुसाइड कमिट होने के, ये बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ी एंजाइटी हमें महसूस करनी पड़ रही है। देखो सुसाइड जो हो रहे हैं या फिर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो अपनी लाइफ को मतलब बिल्कुल होपलेस वे में देख पा रहे हैं, उनको कोई ज़िंदगी में आशा ही नहीं दिखाई दे रही है, आशा ही नहीं दिखाई दे रही है, बहुत गुस्सा है उनके मन में कि क्या बात को लेकर के कि वो अपने ड्रीम को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। रही सही में यूथ को टेरराइज़ करना, उनको डरा देना, वो भी बहुत ज़्यादा गलत है। और आज देखोगे जो यूथ आज जो अपनी एंजाइटी, जो अपने डर या डिस्पेयर या फिर फियर या फिर एंगर, इसको शो करने के लिए बहुत सारे अलग अलग इश्यूज हैं जिन पर मुखर होकर के आ रहे हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो, चाहे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का मुद्दा हो, चाहे इनइक्वालिटी को लेकर के कोई बात हो, या फार्मर्स के प्रोटेस्ट को लेकर के जो हमने देखा, वो सारा का सारा एक सिंबल है, एक्सप्रेशन है, ये आग है एक उन यूथ के मन की जो एक्सप्रेस हो रही है, बाहर आ रही है। तो इस तरीके से राहुल, रानी, रामदास या नंदिनी जैसे कई ऐसे लोग हैं, थाउजेंड्स ऑफ यंग लोग हैं जो खुद को अपने ही हाथों से मौत के घाट उतार देते हैं। तो यहाँ पर कोई गलती करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि सोसाइटी जो है वो उनको एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा मरून कर देती है। मरून का मतलब बिल्कुल साइड लाइन में ले जाती है, ऑस्ट्रासाइज करने तक के मौके नहीं चूकती है कि बोला इनको तो आप समाज से बहिष्कृत कर दो। तो ये तो बेसिक फ्रीडम जो हर एक किसी के पास होनी चाहिए कि वो किस तरीके से अपनी लाइफ को जीना चाहता है, क्या उसकी एस्पिरेशंस हैं, उनको अगर हम क्रश करेंगे तो यूथ तो फिर बाद में नाराज़ होगा ही। और आगे राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो स्ट्रगल है ना यंग इंडियंस की लव को लेकर के, ये और भी ज़्यादा स्टीपर हो रही है, और भी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है। जैसे ही ये लव जिहाद जैसे कानून आएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। रही सही में सेडिशियस चार्जेस लग रहे हैं यूथ पे, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो ही तो उनको प्रॉब्लम आती है ना। तो इस तरीके से तो ये सस्टेनेबल मैनर में हम हमारे कंट्री को आगे नहीं ले जा पाएंगे। तो जो यूथ है, और हमेशा देखो लाइफ की एक एसेंस होती है कि हम जो चैलेंजेस हैं, पर्टिकुलरली ऑपरेशन को लेकर के जो एक परेशानियां होती हैं या फिर जो आप दबाव महसूस करते हो, उन चैलेंजेस को आप सामना करो और चैंपियन करो अपनी प्रोग्रेस को, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। जैसे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैलेंज आपने एक्सेप्ट किया और फिर उसके बाद में आप कंटिन्यू कर रहे हो अपनी फाइट को, और फिर एक दिन आप चैंपियन भी बनते हो। तो यही तो एक एसेंस है ना लाइफ का। तो राइटर एक ही चीज़ बोलना चाह रहे हैं बार बार कि देखो मल्टीकल्चरलिज्म को हमें मेंटेन करना है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डाइवर्स सोसाइटी हमारे यहाँ पर है। यूरोपियन यूनियन, जहाँ पर अलग अलग सोसाइटी के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, उससे भी ज़्यादा डाइवर्स लोग हमारे यहाँ पर है। इवन जो बाहर से जिन लोगों ने हमारे यहाँ पर अटैक किया, उनको भी हमने एक्सेप्ट किया और उनकी भी डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया और उन्होंने भी हमारी डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया। तो ऐसे करके एसिमिलेशन देखोगे, एक एफर्टलेस सोसाइटी डेवलपमेंट देखोगे जहाँ पर कोई ज़्यादा मारकाट नहीं, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी यहाँ पर इंटर रिलीजन, इंटर कास्ट जो मैरिजेज हैं या फिर जो यूथ है वो अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाह रहा है, उसमें उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है, बहुत दुखद बात है। देखो हिस्ट्री हमें एक ही चीज़ बताती है कि डाइवर्सिटी है ना, वो केवल ओनली स्किन डीप है, चमड़ी से ज़्यादा गहरी नहीं है, मतलब हल्की सी गहराई तक ही है डाइवर्सिटी। बाकी अंदर तो फिर सबके एक ही चीज़ आ जाती है, ह्यूमैनिटी। तो
लविंग अक्रॉस द रिलीजन, अक्रॉस द कास्ट, ये पिछले 2000 सालों से 2 मिलेनिया से ही देखा जा रहा है। इसे हमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। फिर राइटर थोड़े रेडिकल कदम बता दें कि जिस तरीके से फॉरेन कल्चर को हमने एसिमिलेट किया और फॉरेनर्स ने हमें एक्सेप्ट किया और यहीं पे सेटल डाउन हो गए, तो इस ऑर्थोडॉक्सी को, जो ऑर्थोडॉक्सी पिछले 2000 सालों से चलती आ रही है, तो इसके लिए हमें करेज क्रिएट करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो एस्पिरेशन है यूथ की वो पूरी हो सके। फिर लता मंगेशकर का गाना कि जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया है कोई चोरी नहीं की, लाइक दैट, वो वाला सॉन्ग, बोला ये चीज़ कहीं ना कहीं यूथ के दिमाग में आ जाती है। तो देखो, ब्रेव लवर्स हैं, ठीक है, वो केवल फाउंडेशन ही नहीं बनाते किसी बिल्डिंग की, उनको अपनी लाइफ भी फिर आगे कंटिन्यू करनी होती है। कंट्री में हमें यूथ को कॉन्फिडेंट बनाना होगा, तभी हम डाइवर्सिटी और आइडेंटिटी को मेंटेन रख पाएंगे, तभी हम ग्रो करेंगे, तभी एक पीसफुल हार्मनी या फिर सोशल हार्मनी बना पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईयर ऑफ कॉशियस ऑप्टिमिज्म, आर्टिकल लिखा है मदन सबनविस के द्वारा। देखो, एक कॉमन थ्रेड देखने को मिल रहा है, चाहे इकोनॉमिक सर्वे की बात करें, यूनियन बजट की बात करें या आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी की, कि इकोनॉमी जो है वो रिकवर करेगी, आने वाले टाइम पे रिकवरी के पाथ पे चढ़ चुकी है। और पिछले 2 क्वार्टर्स की अगर डेटा की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर में डेटा आया था -24% तक कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी इंडियन इकोनॉमी। सेकंड क्वार्टर में वो जो कॉन्ट्रैक्शन था वो और कम हुआ, तो ये लगा कि हाँ ग्रोथ अच्छी रजिस्टर होगी, और थर्ड क्वार्टर का डेटा अब जल्दी ही आने वाला है। तो इस तरीके से राइटर बोलना चाह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर के बाद में जैसे ही मार्केट ने अपनी फंक्शनिंग दिखाई है, तो वो कहीं ना कहीं एक अपराइट या फिर कह सकते हो एक राइजिंग स्कोप दिखा रहा है कि इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी और पॉजिटिव ग्रो करेगी। बट कहीं ना कहीं एक डर भी है दिमाग में कि कहीं कोई मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। तो वो चीज़ें जो हैं उनके लिए राइटर बोल रहे हैं कि जो मुश्किलें आप थोड़ा सा परसीव कर रहे हो, समझ रहे हो, उनके लिए हमें थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। देखो, थर्ड क्वार्टर ऑफ जीडीपी, इसके नंबर्स आने वाले हैं कुछ दिनों के अंदर ही अंदर, और एक्सपेक्टेड ये है कि हो सकता है कि नेगेटिव भी होगा तो मार्जिनल नेगेटिव, मतलब मान लो कि माइनस में 0.2% ग्रोथ रेट रही या 0.3 माइनस में, या फिर हो सकता है स्लाइटली पॉजिटिव भी हमें ग्रोथ रेट मिले थर्ड क्वार्टर की जो डेटा आएगा अभी रिसेंट आने वाला ही अपकमिंग कुछ दिनों के अंदर अंदर ही। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ रही है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी को कहीं ना कहीं एक स्कोप मिलेगा। जैसा कि हमने प्रीवियस आर्टिकल्स देखे थे कि कॉर्पोरेट हाउसेस का जो प्रॉफिट है वो तो देखो इंक्रीज हुआ है, जबकि लेबर पार्टिसिपेशन या लेबर्स के पास में या लोगों की इनकम है वो डाउन हुई है। उसकी वजह क्या थी कि ये कॉर्पोरेट्स ने जो है वो नंबर ऑफ लेबर्स कट कर दिए, डाउन कर दिए, इससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। अब ये प्रॉफिटेबिलिटी को जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड सिस्टम में जब यूज़ किया जाएगा बजाय कि जॉब क्रिएशन के, तो इससे तो क्या होगा, एक अपर हैंड ही तो दिखाई देगा ना कि हाँ वाकई में इकोनॉमी अच्छा ग्रो कर रही है, कि बोला कॉर्पोरेट हाउसेस ने जो है वो अच्छी ग्रोथ या अच्छा प्रॉफिट रजिस्टर किया है। तो इससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ओवरऑल जो इकोनॉमी है वो 7.5 से 8% जो है वो हमारी फुल ईयर में इकोनॉमी का आप कहोगे कि रिकवरी रेट देखने को मिलेगी। तो ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं राइटर थोड़ा सा कंसर्न बता रहे हैं कि इसमें प्रॉफिट पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है एज़ कंपेयर टू लॉस। पर हाँ, एक चीज़ ये भी बताई जा रही है कि फोर्थ क्वार्टर का डेटा है ये, ठीक है, एक सेकंड, ये फोर्थ क्वार्टर में हमारी ग्रोथ कितनी रजिस्टर होती हुई दिखाई दे रही है, दैट इज़ 7.5 to 8%। उसकी वजह बताई क्या कि जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं इनके प्रॉफिट में इंक्रीज होना रही। सही में आप देखोगे कि अभी जो बहुत सारे सेक्टर्स कॉन्टेक्ट्स या फिर कहोगे जहाँ पर कॉन्टेक्ट सर्विसिंग का ज़्यादा काम था वो सेक्टर्स भी अब रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि होटल, टूरिज्म, एविएशन सेक्टर, मीडिया। तो इसका भी कहीं ना कहीं असर दिखाई देगा। अब मैन्युफैक्चरिंग तो देखो ऑलरेडी अपटिक दिखा रही है, अपनी तरफ से ग्रोथ हो रही है कि हाँ ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग पे तो ज़्यादा असर नहीं आया कि लॉकडाउन जैसे हटा तो उसके बाद में थोड़ा थोड़ा रिकवरी दिखाने लग गई थी। बट सर्विस सेक्टर में एक ब्रेक लगा हुआ था, बोला अब वो वाला ब्रेक भी अब थोड़ा हट गया है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ना, ये देखो कहीं ना कहीं 2021-22 का जो अभी फाइनेंशियल ईयर जो शुरू होने वाला है 1 अप्रैल से, तो उस पर भी थोड़ा सा असर दिखाएगा। पर वही है, जो रेवेन्यू टारगेट रखा है ना बजट में कि कितना पैसा गवर्नमेंट को टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू से मिल जाएगा, वो टारगेट तभी फ्रक्टिफाई हो पाएगा, मतलब तभी गवर्नमेंट को मिल पाएगा जब ग्रोथ रेट अच्छी होगी। और ग्रोथ रेट अच्छी होने की एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट को अपनी तरफ से है। जैसा कि हमने शुरू में ही देखा, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इन सब ने क्या कहा है, बोला ग्रोथ रेट ठीक रहेगी। और ये भी विश्वास रखा जा रहा है
कि जीडीपी जो है वो अपकमिंग ये जो कमिंग फाइनेंस ईयर है इसमें डबल डिजिट से रियल टर्म्स में, मतलब रियल जीडीपी की टर्म्स में आप देखो तो डबल डिजिट की ग्रोथ रजिस्टर करने वाली है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक तरीके की वी शेप रिकवरी, कि इंडियन इकोनॉमी पहले डाउन गई फिर ऊपर उठ रही है। तो इस तरीके की रिकवरी कैसी होती है, वी शेप रिकवरी। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो देखो स्टैटिस्टिकली अगर देखें तो राइटर के हिसाब से ये बहुत सही है, बट 2020 का जो रिसेशन जो देखा है इसका असर इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। हमें कंसिडर करना होगा कि जिस तरीके से 2019-20 में हमारी जीडीपी की साइज 146 लाख करोड़ रुपए की थी, वो 2020-21 में घट करके 134 लाख करोड़ की हो गई। अब अगर 10% भी ग्रोथ रेट रजिस्टर की जाती है तो इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी कितना, केवल 147 लाख करोड़ रुपए तक। तो कह सकते हैं क्या यहाँ पर कि हमारी जो ग्रोथ है वो इतनी ज़्यादा भी नहीं रहेगी जितनी की एक्सपेक्ट की जा रही है। हाँ, इसका मतलब क्या हो गया कि एक मॉडेस्ट ग्रोथ रहेगी, एक मीडियोकर परफॉर्मेंस रहेगी। तो राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रोबेबली चांसेस तो यही हैं कि 2021-22 की जो फाइनेंस ईयर की जो अपनी हमारी जो परफॉर्मेंस रहेगी दैट विल बी समवॉट यू नो मॉडेस्ट ग्रोथ ही रहेगी। बट हाँ, 2022-23 में हमें कहीं ना कहीं इसका फ्रूट मिलना शुरू होगा। तो राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं जो पॉलिसी आर्किटेक्चर है एक बार हम उस पर नज़र डालते हैं। देखो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक कॉजेंट पॉलिसी बनाई है, एक ऐसी पॉलिसी जिसमें बहुत सोच समझ के क्लियर एंड लॉजिकल पॉलिसी बनाने की कोशिश की है। कॉजेंट का मतलब होता है जिससे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का शुरू करना, साथ में बजट में भी बहुत सारा फंड अलोकेट करना इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए, या फिर हम देखें प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स को चलाना, रियल एस्टेट को, पावर सेक्टर को, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, इन सभी को एक बूस्ट प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से सपोर्ट दिया है। और भी बहुत सारे पॉलिसी रिफॉर्म्स हमने पिछले साल में देखे। और इसके अलावा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपेक्स है ना, गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो कैपिटल डेवलप करवा रही है इन्वेस्ट कर करके, जो कि लॉन्ग टर्म में भी फिर गवर्नमेंट को फ़ायदा पहुंचाएगी। तो ये सारे कदम कहीं ना कहीं बहुत अच्छे थे। इवन गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए भी रेडी है कि 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें हमारी फिस्कल डेफिसिट अगर 4.5% तक भी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ें बड़ी क्लियर बोल रही हैं कि गवर्नमेंट जो है बड़ी क्लियर है और अपने लॉजिक के हिसाब से कि कैसे भी करके इकोनॉमी को एक बूस्ट प्रोवाइड किया जाए और उसके लिए काम लगातार करती चली जा रही है। तो ये कदम बड़े अच्छे हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर मॉनेटरी पॉलिसी की बात की जाए तो आरबीआई ने अपनी तरफ से भी एक अकोमोडेटिव पॉलिसीज को मेंटेन रखा है कि कैसे भी करके लिक्विडिटी मार्केट में मेंटेन रहे। बोरोइंग प्रोग्राम्स है उनको थोड़ा लिबरल भी करने की कोशिश की है, क्योंकि गवर्नमेंट भी जो है वो अपने पैसे, अपना जो टारगेट किया हुआ है ना खर्चा करने का, वो लगभग कर रखा है 12.8 लाख करोड़। तो वो पैसा मार्केट से उठाएगी गवर्नमेंट। तो इसलिए आरबीआई ने अपनी तरफ से लिक्विडिटी को मेंटेन करके रखा है। रही सही में आने वाले टाइम पे जो रेपो रेट बेस्ड जितना भी फंक्शनिंग होगी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब अपनी पॉलिसी रेट डिसाइड करेगी तो उसमें भी बहुत सोच समझ के आगे काम करने की बात की गई है। क्योंकि अभी जो रिसेंटली जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें रेट्स को एज इट इज जो थी वैसी की वैसी बनाए रखी हैं, और फिर मई में जाकर के फिर थोड़ा बहुत 1% का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा रेपो रेट में, तब जाकर के लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करेगी। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों तरफ से गवर्नमेंट और आरबीआई जो है वो फंड्स की अवेलेबिलिटी में बिल्कुल भी कमी नहीं आने देंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो। देखो प्राइवेट सेक्टर तो फिर भी थोड़ा सा लैकलस्टर है, दैट मीन्स थोड़ा सा वीक परफॉर्म कर रहा है। बट जैसे ही गवर्नमेंट एक बार देखो परफॉर्म करना शुरू करेगी, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स काम करने शुरू करेंगे, प्राइवेट सेक्टर डेफिनेटली प्रॉफिट कमाने के लिए आएगा। तो इससे क्या होगा, एक इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच होगी प्राइवेट सेक्टर की, और उसमें कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कदम उठा रही है। देखो एक थोड़ा सा कंसर्न रह सकता है, दैट इज इन्फ्लेशन। महंगाई थोड़ा सा मुश्किलों का कारण बन सकता है, जैसे कि अपने फूड प्राइस इंडेक्स जो कि एफपीओ के द्वारा रिलीज की जाती है, ठीक है, एफएओ के द्वारा, यूएनएफएओ के द्वारा, उसमें हमने देखा कि ग्लोबल कमोडिटीज का जो प्राइस है वो लगातार बढ़ गया है। और इंडिया में भी हमारे यहाँ पर कोर इन्फ्लेशन का मतलब हो गया कि आप फूड एंड फ्यूल कंपोनेंट्स को अगर निकाल दो और फिर बचे हुए जितने भी मटेरियल हैं, जितने भी सर्विसेज है, जितने भी गुड्स हैं, उनकी महंगाई जो बढ़ रही है उसको हम बोल देंगे कोर इन्फ्लेशन। तो वो भी हमारे यहाँ पर राइज हो रही है। और रही सही में आप देखो कि पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपये लीटर गंगानगर में, अभी रिसेंटली न्यूज़ ही थी, दिल्ली में देखो 90 रुपये से ज़्यादा लीटर का पेट्रोल बिक रहा है। तो गवर्नमेंट जो है ना अपने टैक्सेस को कम करे
ये थोड़ा सा चांसेस कम लग रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को खर्चा भी तो करना है ना। बट वही बात, अब क्या होता है, देखने वाली बात है। अब देखो होता क्या है कि अगर फ्यूल इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है ना, अगर फ्यूल महंगा होता है तो उसका असर देखो हर एक सेक्टर पे दिखाई देता है। फूड प्राइसेस पर भी इनका असर दिखाई देगा, क्योंकि होता क्या है, खेतों में अगर कोई प्रोडक्शन हो रहा है कोई भी चीज़ का, वो अगर मार्केट तक आएगा तो आएगा किससे, ट्रांसपोर्ट का तो यूज़ किया जाएगा ना, तो वहाँ पर तो फ्यूल कंजम्पशन होगा, और फ्यूल अगर महंगा बिक रहा है तो फूड भी तो महंगा ही बिकेगा। साथ में पिछले 4 सालों से मॉनसून भी लगातार अच्छा आता जा रहा है, तो अब की बार तो ये भी लग रहा है कि मॉनसून कहीं धोखा दे दे तो उस केस में भी प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें फूड प्राइसेस पर भी कहीं ना, ये इन्फ्लेशन एक कंसर्न बनना रहेगा, तो इस पर हमें थोड़ा सा कॉशियस होकर के सोच समझ के आगे चलने की ज़रूरत है। क्योंकि फूड इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा हो गई है ना, तो फिर उसका असर देखो मार्केट में, अगर फिर लोगों की इनकम भी बढ़ गई तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वही बैलेंस वाली बात है, इनकम 5 रुपये बढ़ गई तो इतनी 5 रुपये की महंगाई बढ़ गई, तो हो गया ना कंपनसेट होकर के वो का वो लेवल। अब बात यह है कि देखो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने तो अपनी टॉलरेंस को जो फिक्स कर रखा है, जो हमें पता है 4 ± 2%, उसके हिसाब से काम करना है। तो ये अगर ब्रीच होता है तो भी कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी को, तो थोड़ा सा इस पर हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो क्रूशियल एजेंडा है वो है, देखो हमारी इकोनॉमी कहीं पर भी अगर ग्रो करेगी तो 2 इंजन होंगे इसके, एक तो होगा कंजम्पशन और एक होगा इन्वेस्टमेंट। अब कंजम्पशन की अगर बात करें तो देखो एक तो जॉब्स की एब्सेंस, जितने जॉब्स देने चाहिए उतनी जॉब क्रिएट हो नहीं पा रही है। अब इसमें क्या है, देखो गवर्नमेंट अपनी तरफ से इन्वेस्ट कर रही है पैसा, और गवर्नमेंट को देख करके प्राइवेट सेक्टर जब इन्वेस्ट करेगा तब जा करके जॉब क्रिएट होगी, तो जा करके डिमांड बढ़ेगी। रही सही में अगर मॉनसून थोड़ा वीक रहता है तो उस केस में तो गाँव में भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं आएगी, तो गाँव में भी जो डिमांड है वो भी कम नहीं हो पाएगी, वो भी बढ़ नहीं पाएगी। तो डिमांड वाला इंजन तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा बूस्ट करने की ज़रूरत है, और उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि जल्दी से जल्दी जॉब क्रिएट की जाए। ठीक है, देखो ऐसी बात नहीं है कि मॉनसून अच्छा होगा तो डिमांड बढ़ेगी। पिछले अगर 2018, 19, 20 तीनों सालों में मॉनसून अच्छा रहा है, पर तीनों सालों में मॉनसून अच्छा रहने के बावजूद वहाँ पर डिमांड इतनी ज़्यादा देखी नहीं गई है। दैट मीन्स कंजम्पशन ग्रोथ है वो रियल और रैपिड नहीं हुई है जितना होना चाहिए था। तो इसी चीज़ के लिए आप देखोगे कि एक साइकिल से बनती हुई दिखाई दे रही है कि जॉब क्रिएशन, डिमांड बढ़ेगी तो वो जॉब क्रिएट करेगी, तो ये साइकिल चलती चली जाएगी। अब इस डिमांड को कैसे बढ़ाया जाए, तो उसके लिए गवर्नमेंट को अपनी तरफ से इंटरवेंशनिस्ट कदम उठाने पड़ेंगे। देखो 2020 में तो पेंडेमिक ने पूरी बैंड बजाई दी है, हमें पता ही है, बट इस सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। डिमांड को, जो पेंटअप डिमांड है, जो रुकी हुई डिमांड है, उसको हमें उठाने की ज़रूरत है। दूसरा इंजन क्या है जो हम ग्रोथ रजिस्टर कर सकते हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट। तो देखो ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, GFCA, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि कितनी कैपिटल है, कितना रुपया है जो कि अपनी तरफ से इन्वेस्ट किया गया, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो पैसे वाले कॉर्पोरेट हाउसेस हो या फिर गवर्नमेंट हो, जिसके बेसिस पे जो कैपिटल बन गई और लॉन्ग टर्म में जो गवर्नमेंट को अर्न करके देगी या कुछ ना कुछ पैसा बनाने का काम करेगी, उसको ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बोला जाता है। वो भी 2011-12 में जब 34.3% हुआ करती थी, उसके कंपेरिजन में 2019-20 में कितना रहा, 24.2%, जबकि 2020 में जाकर के पेंडेमिक आया था। उसके बावजूद अगर ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कम रहा तो इसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इंजन भी अब थोड़ा सा धीरे चल रहा है। ऐसे ही जो NPAs हैं उनका रेट भी लगातार बढ़ रहा है। अभी हमने देखा कि जो बैड बैंक है वो लाने की नौबत तक आ गई है, तो वो भी कहीं ना कहीं बैंकों को थोड़ा सा चिंता के, मतलब कह रहे हैं ना कि लोन देने से बैंक अब बहुत डरेंगे, और डर भी रहे हैं, जल्दी से लोन दे नहीं रहे हैं। तो लोन अगर जल्दी नहीं देंगे तो वही बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बूस्ट होगा। रही सही में इंडस्ट्रीज़ की जो सरप्लस कैपेसिटी है, या फिर अपनी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, मान लो 100 प्रोडक्ट वो एक दिन में प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसका रिजल्ट कितना निकल रहा है, केवल 63.3%। मतलब इंडस्ट्रीज़ की एफिशिएंसी भी पूरी नहीं आ पा रही है, तो प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का तो हमने देख ही लिया कि एक बार गवर्नमेंट करेगी तब जाकर के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को ही देखो लीडिंग काम करने की ज़रूरत है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो तो देखो गवर्नमेंट को ही फॉलो करेगा, एक बार गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट उसके लिए रेडी भी है। ठीक है, और अभी 2021-22 के कंपैरिजन में हमें 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें हमें ज़्यादा बेनिफिट
रजिस्टर कर पाएंगे हम लोग। इसके पहले 2021-22 में तो देखो हमें केवल एफर्ट्स लगाने हैं, वो भी सावधानी पूर्वक। ग्रोथ जो है देखो इसमें डाउट नहीं है कि थोड़ा अपवर्ड ही ट्रेंड कर रही है, बट जो इंटरप्रिटेशंस है जो हमने सोचा है वो जल्दबाजी ना हो जाए, उसके लिए हमें सोच समझ के आगे चलना है। कंजम्पशन है उसको इंप्रूव कराने की जरूरत है, तो इन्वेस्टमेंट वाले पेडल पर भी हमें थोड़ा सा दबाव लगाने की जरूरत है जिससे कि हम आगे चले। पर हाँ, थोड़ा सा हमें ब्रेक भी लगाना पड़ेगा किस पर, इन्फ्लेशन पे। तो इस तरीके से गाड़ी आगे बढ़ेगी। हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट थोड़ा सा आर्टिकल का मैं थोड़ा जिस्ट दूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल है द ट्रुथ इज आउट देयर। आर्टिकल तो लिखा है जूलियो रिबेरो ने। देखो रिबेरो ने, अब इसमें देखो आर्टिकल में जो अभी भीमा कोरेगांव केस चल रहा है बस उसके लिए बताया हुआ है, बट हम इसको आर्टिकल को देखेंगे केवल यहाँ से कि भीमा कोरेगांव इंसिडेंट्स क्या है। बाकी तो पूरा बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो सोशल एक्टिविस्ट थे उन लोगों को UAPA अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ का जो लॉ है उसके अंडर में अरेस्ट कर लिया। वो सारी चीज़ें देखो हमारे बिल्कुल भी काम की नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जानना ये है कि भीमा कोरेगांव इंसिडेंट क्या था। देखो जब हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे तो उस टाइम पर मराठाओं को एक ईस्ट इंडिया कंपनी की एक रेजिमेंट, एक कंटिंजेंट ने हराया था। उस कंटिंजेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रूप था उसमें 14% कंपोनेंट थे दलित सोल्जर्स। तो वहाँ पर मराठाओं की हार हो गई थी उस टाइम पे। पुणे के एक डिस्ट्रिक्ट में, पुणे डिस्ट्रिक्ट में भीमा कोरेगांव करके एक विलेज है, वहाँ पर ये फाइट हुई थी। ठीक है, तो उस फाइट को ये जो सोल्जर्स हैं, कौन से दलित सोल्जर्स हैं, वो कहीं ना कहीं अपर कास्ट के ऊपर लोअर कास्ट की विन की तरह कंसीडर करते हैं। और BR अम्बेडकर जी ने भी इस चीज़ को एक बहुत ही मतलब अच्छे से प्रेज किया था जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, उसमें कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर जो दलित लोग हैं उन्होंने अपनी जो डिग्निटी है उसको अपलिफ्ट किया है और एक प्राइड फील करने का एक मौका दिया है कि किस तरीके से अपर कास्ट को, जो कि उनके ओपोनेंट्स हैं, उनको हराया। तो आज देखोगे लगभग 200 साल जब हो रहे थे ना इस इंसिडेंट को, तो उसका एक सेलिब्रेशन होने वाला था भीमा कोरेगांव में ही। तब अचानक से ही दलित लोग जब सेलिब्रेट करने वाले थे उतने में ही अपर कास्ट के जो लोग थे वो लोग आ गए और वहाँ पर हो गई क्लैश, लड़ाई हो गई। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेट कैजुअलिटीज़ हुई, बहुत डेथ्स भी हुई थी और इंजरीज भी बहुत लोगों को हुई। तो ऐसे करके ये भीमा कोरेगांव का इंसिडेंट जो है वो आज के टाइम पर भी कहीं ना कहीं एक कंटेंजियस इशू बन के रह गया है और इसी के ऊपर ये पूरा मुद्दा है। फिर बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी किया गया, केस भी चल रहे हैं और कुछ लोगों को तो माओइस्ट आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस माना कि जिन्होंने इस भीमा कोरेगांव इंसिडेंट को हवा दी और ये कहा कि जो इंडिया में अभी डेमोक्रेसी है उसको हटा करके यहाँ पर रूल लाना चाह रहे हैं कम्युनिस्ट। ऐसे करके ये पूरा कॉन्स्पिरेसी आगे चलती रहती है, बट मेन जो मुद्दा था कि भीमा कोरेगांव इंसिडेंट था क्या, वो हमने देख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से इस डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।